प्यारे बच्चों, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर रिया माहेश्वरी आप सभी का फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज से शुरू होने जा रही है क्लास 11 की बायोलॉजी की वन शॉट सीरीज, जिसमें एक एक करके हम सारे चैप्टर्स वन शॉट में कवर करने वाले हैं। और ये वन शॉट बेटा आपका मोर देन एनफ होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आइए पहला लेक्चर दैट इज लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट शुरू करते हैं। तो भाई हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ने क्या वाले हैं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बच्चा ये चैप्टर आपका बेस बनता है आगे के चैप्टर्स के लिए, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के लिए। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग इज, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि मैम ये जो लेक्चर के नोट्स हैं ये हमें कहाँ मिलेंगे। तो भाई ये मिलने वाले हैं फिजिक्स वाला के ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं भाई हम लिविंग वर्ल्ड की। तो बच्चों लिविंग वर्ल्ड क्या है एंड क्या इसमें आने वाला है और क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हमारी ये जो धरती है, तो इस धरती पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इस अर्थ पे बच्चा मिलती हैं। ठीक है, अब इस अर्थ पे मिल रही हैं, तो क्या ऐसा है कि टाइगर आपको हर जगह मिलेगा, कंगारू आपको हर जगह मिलेगा? ठीक है, कोई XYZ प्लांट है वो आपको हर जगह ही मिलेगा? नहीं मिलता ना। क्या देखने को मिलती है हमें अर्थ पे? डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी मींस विभिन्नता देखने को मिलती है, वैरायटीज देखने को मिलती है। बचपन में पढ़ा होगा ना, थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में, कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, मींस विभिन्नता है। विभिन्नता, वैरायटी किस बेस पे है? रिलीजन पे है, रीजन्स पे है, टेम्परेचर पे है, ड्रेसेस पे है, लैंग्वेज पे है। तो हमें बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती है। सेम ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हमें इस अर्थ पे वैरायटीज देखने को मिलती है। तो वही वैरायटीज को बेटा क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, मीन्स हमें लिविंग की वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी इस अर्थ पे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अर्थ पे, और इसी को बच्चा क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब आप थोड़ा भी इमेजिन कर सकते हो कि लगभग इस अर्थ पे कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, आप बोलोगे मैम लैक्स में होंगे, मैम थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, लैक्स में हो सकते हैं। नहीं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मिलियंस में है, और मिलियंस में भी 18 मिलियंस, 90 मिलियंस। पर क्या सारे हमें पता है? नहीं, हमें सारे नहीं पता, अभी भी उनको डिस्कवर किया जा रहा है। हमें कितने पता है? हमें पता है बच्चा लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियंस। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ स्पीशीज बेटा डिस्कवर हो चुके हैं और उनकी नेमिंग कर दी गई है, उनको डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, ट्री देखने को मिल रहा है, क्यूट सी कैट देखने को मिल रही है, टाइगर देखने को मिल रहा है, एलिफेंट देखने को मिल रहा है, और एक कंफ्यूज हुआ हुआ इंसान देखने को मिल रहा है, प्लस वीट देखने को मिल रहा है। इस अर्थ पे हमें काफी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो केवल लिविंग इतने ही नहीं है, कितने लिविंग है और कितने डिस्क्राइब है और हमें पता है। हमें पता है बच्चा 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस अर्थ पे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और लोग भी इतने सारे हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। अब अगर मैं एक ही चीज की बात करूं, ठीक है, मैं महाराष्ट्र में जाती हूँ तो उस एक चीज को कुछ और बोलेंगे, मैं इंग्लिश में मतलब अमेरिका में जाती हूँ तो इंग्लिश में उस चीज को कुछ और बोलेंगे। सेम ऐसे ही बच्चा मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ मैंगो का। ये मस्त लेटा हुआ कूल सा मैंगो है। अब मैं अगर इस मैंगो की बात करूँ तो अलग अलग जगह के लोग इसको अलग अलग बोलेंगे। जैसे इंग्लिश में इसको मैंगो बोला जाएगा, हिंदी में इसको आम बोला जाएगा,
तमिल में इसको मामबाजम बोला जाएगा, तेलुगु में मामड़ी बोला जाएगा, मलयालम में मंगा बोला जाएगा, मराठी में अंबा और गुजराती में कैरी। अब भाई मैं गई महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और वहां जाके मैं कह रही हूं कि मुझे कैरी दे दो, मुझे मांगा दे दो। वहां बोलेंगे क्या पागल है, क्या मांग रही है, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे आम पता है और मैं गई ऑस्ट्रेलिया में, वहां तो इंग्लिश बोली जाती है। मैं बोल रही हूँ आम दे दो, मुझे आम खाना है, उनको समझ ही नहीं आएगा क्या आम की बात हो रही है। तो ये बेटा अलग अलग लैंग्वेज में एक ही चीज को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ये क्या है, ये है इनके कॉमन नेम। तो ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना कि हम ये लैंग्वेज को, इस कॉमन नेम को अपने ही रीजन में यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी और रीजन में जाते हैं तो हमारे ये लैंग्वेज कोई नहीं समझ पाएगा और वो क्या क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम इनका ना एक ऐसा नेम रखते हैं कि आप चाहे किसी भी जगह जाओ, चाहे वहां पे कोई सी भी लैंग्वेज बोली जाती हो, वो एक ऐसा नेम होगा जो माना ही जाएगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या रखा, एक साइंटिफिक नेम रखा। उस साइंटिफिक नेम को हम हर जगह यूज करेंगे। अब भाई आप उसको मना नहीं कर सकते कि नहीं 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 हम तो अपनी कॉमन, आप अपने लैंग्वेज में चाहे कुछ बोलो पर साइंटिफिक नेम आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए बच्चा अब भले ही कॉमन नेम इसके कई हैं पर इसका एक साइंटिफिक नेम रखा गया, डेट इज मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है और ये सारे क्या है बच्चा, इस क्यूट से मैंगो के कॉमन नेम से। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये क्या है, हम जो नेम रख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बेटा नॉमेनक्लेचर। ये जो प्रोसेस है ना नेम रखने की, इसी को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो आइए एक बार देख लेते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेटा लोकल नेम से पुकारा जाता है, जो क्या क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। और स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, उनका साइंटिफिक नेम रखना पड़ेगा उस ऑर्गेनिज्म का। उसी को बच्चा क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे एक एप्पल का साइंटिफिक नेम रखना है, मुझे उसका एक नेम रखना है साइंटिफिक नेम, तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ना कि मुझे उसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो मैं कैसे बोलूंगी, मुझे उसका नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है और क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अब बात क्या आई, अब ठीक है हमें पता चल गया कि भाई बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम तो रखेंगे उसका साइंटिफिक नेम, हम तो बहुत बड़े साइंटिस्ट है तो हम ही रख देते हैं साइंटिफिक नेम। अब भाई साइंटिफिक नेम भी कैसे रखें, क्या जो मन में आ रहा है चिंटू पिंटू इंटू वो रख दें, कि वो छोटा सा दिख रहा है तो उसका नाम छोटू रख दिया, वो मोटा सा दिख रहा है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मोटा सा दिख रहा है उसको मोटू रख दिया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए बच्चा जब हम कोई भी साइंटिफिक नेम रखते हैं तो हम कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो ये रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल लाया कौन, तो ये लेके आए बेटा आईसीबीएन। कौन लेके आए बच्चा, आईसीबीएन लेके आए और आईसीजेडएन लेके आए। चलिए बात करते हैं, अगर मुझे नाम रखना है एक प्लांट का, कि मुझे कुछ वेजिटेबल जैसा लगा, मुझे एक कोई नया प्लांट मिला, मैंने उस प्लांट को डिस्कवर किया है, अब मैं तो बहुत महान साइंटिस्ट हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई इसका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं। तो नामकरण संस्कार करने के लिए मुझे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो प्लांट के केस में मैं किसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करूंगी, आईसीबीएन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करूंगी। आईसीबीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटानी का ही मतलब होता है बच्चा प्लांट, तो प्लांट के केस में आईसीबीएन दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल फॉलो करूंगी, कि जो रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं कि नेम ऐसे ही रखना है तो मुझे वैसे ही नेम रखना पड़ेगा। जैसे
इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, या फिर हिंदी ग्रामर है। ग्रामर में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं ना, कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट है, कि इसके साथ हैज लगाना है, इसके साथ हैड लगाना है, इसके साथ हैव लगाना है, तो कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करके हम भाई क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। तो सेम वैसे ही बच्चा हम आईसीबीएन के ही रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे प्लांट का नॉमेनक्लेचर करने के लिए, प्लांट का नेम रखने के लिए। कैसा नेम, साइंटिफिक नेम। अगर मुझे कोई एक नया एनिमल मिला, अब मुझे क्या करना है, उसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो एनिमल का नॉमेनक्लेचर करने के लिए तो मैं आईसीबीएन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करूंगी ना। इस केस में, एनिमल के केस में मैं बच्चा किसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूंगी, आईसीजेडएन के। आईसीजेडएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल, जू मीन्स ही होता है बच्चा एनिमल, तो एनिमल के लिए आईसीजेडएन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो मुझे इतना तो समझ आ गया कि भाई केवल नॉमेनक्लेचर मतलब करने से कुछ नहीं होता। नॉमेनक्लेचर करने के लिए मुझे किसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, प्लांट के केस में आईसीबीएन के, एंड एनिमल के केस में आईसीजेडएन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे क्या, केवल इससे काम चल जाएगा, नहीं काम चलेगा। और भी बच्चा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, उसका नाम रखने के लिए। अब नाम रखना है तो नाम कैसे रखा जाएगा, नाम रखा जाएगा बेटा बाइनोमियल। मीन्स नॉमेनक्लेचर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बाइनोमियल। आप बोलोगे मैम ये कैसा बाइनोमियल है, ठीक है, तो ये बाइनोमियल बच्चा दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक तो बाय, पर वो वाला बाय टाटा वो वाला बाय नहीं है, बाय मीन्स टू। नॉमियल का मतलब होता है बेटा नेम्स, तो हमें दो नाम रखने हैं। कैसे दो नाम, ऐसा थोड़ी एक पैट नेम, एक ओरिजिनल नेम, ऐसे नहीं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा नेम है रिया माहेश्वरी, तो इसमें क्या आ रहे हैं, दो नेम आ रहे हैं, रिया एंड माहेश्वरी। तो सेम ऐसे ही बच्चा हम किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम कैसा करते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं। मींस हम उसके दो नाम रखेंगे। जैसे आम है भाई, सबसे पहले इसी मैंगो का क्या रखा गया था, साइंटिफिक नेम रखा गया था, और वो किसने रखा था, कैरोलस लीनियस ने रखा था। तो कैरोलस लीनियस ने इस मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या रखा, मैंजीफेरा इंडिका। अब बेटा इसमें आप एक चीज देखो, यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक है मैंजीफेरा, दूसरा है इंडिका। तो ये क्या है, ये है बेटा बाइनोमियल। यहाँ पे दो नेम यूज हो रहे हैं ना, जो पहला, ये पहला कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। जो पहला कंपोनेंट है वो क्या इंडिकेट करता है, जीनस इंडिकेट करता है। जो सेकंड कंपोनेंट होता है बच्चा वो क्या इंडिकेट करता है, स्पीशीज इंडिकेट करता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि मैम क्या है ये, मैंजीफेरा क्या है, चलो हमें ये तो पता चल गया मैंजीफेरा इसका नाम है, पर ये जीनस क्या है, तो जीनस को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन और देख लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल यही है कि जो नेम रखा जाएगा, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी, वो यूज की जाएगी बेटा लैटिन लैंग्वेज। कौन सी यूज की जाएगी, लैटिन लैंग्वेज यूज की जाएगी। क्यों लैटिन लैंग्वेज यूज करते हैं, क्योंकि ये जो लैटिन लैंग्वेज है ये डेड लैंग्वेज है, ये अब चेंज नहीं हो सकती। अब ये केवल साइंटिफिक नेम्स रखने के लिए ही, साइंस के लिए ही यूज की जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बेटा लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, और हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन एंड रिटेन इटैलिक। ठीक है, सेकेंड थिंग, हमने देखा था कि साइंटिफिक नेम्स हम कैसे रखेंगे, बाइनोमियल रखेंगे। तो बाइनोमियल में पहला कंपोनेंट क्या था, पहला कंपोनेंट था बेटा, फर्स्ट वर्ड था जीनस, और सेकंड क्या था, सेकंड था स्पीशीज, इसको स्पीशीज एपिथेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, देखो हम जो साइंटिफिक नेम रखेंगे, अगर हम उसको हैंड रिटन लिख रहे हैं, अगर मैं भाई अपने इन सुंदर सुंदर हाथों से साइंटिफिक नेम लिख रही हूं,
तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगी। जैसे यहाँ पे बच्चा क्या है, यहाँ पे मुझे अपने हाथों से क्या लिखना है, अपने हाथों से इसका साइंटिफिक नेम लिखना है। इसका साइंटिफिक नेम दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंने दोनों कंपोनेंट्स, दोनों वर्ड लिख लिए, जीनस भी लिख लिया, स्पीशीज भी लिख लिया। अब मैं इसको हैंड रिटन लिखा है, मैंने अपने हाथों से लिखा है, तो बेटा मैं क्या करूंगी, इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दूंगी। पर अगर ये टाइप्ड फॉर्म में है, जैसे ये पहले से टाइप है, तो क्या होगा, ये कौन सा फॉन्ट यूज होगा, ये इटैलिक फॉन्ट यूज होगा, हमें इटैलिक में ही लिखना पड़ेगा। ये रूल है, ठीक है, ऐसा ही करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज जीनस। जीनस का बेटा जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, एंड सेकंड वर्ड दैट इज स्पीशीज, उसका फर्स्ट लेटर बेटा कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल में लिखा जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, जीनस है। जीनस का फर्स्ट लेटर बेटा मैंने किस में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, और ये स्पीशीज है, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर मैंने किस में लिखा है, स्मॉल में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लिन। जैसे बेटा सपोज मैंने कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया, तो मैं लास्ट में अपना नेम लिख सकती हूँ। मैं ऑथर हो गई ना, तो मैं अपना नेम लिख सकती हूँ। जैसे मैंगो का नॉमेनक्लेचर किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था। तो लीनियस हम कहाँ लिख सकते हैं, स्पीशीज के बाद लिख सकते हैं। जैसे बच्चा मैंजीफेरा इंडिका क्या है, उसका साइंटिफिक नेम है, तो स्पीशीज के बाद LINN लिन हम लिख सकते हैं। पर इसको लिन को अगर मैं हैंड रिटन लिख रही हूं तो इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, केवल मैंजीफेरा और इंडिका को ही अंडरलाइन किया जाएगा। आई होप आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन समझ आ गए होंगे। तो आप चाहे तो नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं अगर आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई कुछ ऑर्गेनिज्म की जिनके क्या रखे गए हैं, साइंटिफिक नेम रखे गए हैं। जैसे टाइगर की बात करते हैं, तो बेटा टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। यहाँ पे हमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हुए दिख रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किया गया है, मींस जीनस एंड स्पीशीज। उसके बाद बेटा जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल में है। ठीक है, अब ये टाइप्ड फॉर्म में है तो इटैलिक में लिखा हुआ है, अगर हैंड रिटन होता तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करती। तो टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, ये रहे हमारे टाइगर भाई साहब। ठीक है, उसके बाद बेटा लाइन, ये रहे हमारे लाइन भाई साहब, बड़े ही शांत बैठे हैं, इनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, शिकार नहीं मिल रहा है इनको इनका। ठीक है, लाइन का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो। ठीक है, लीपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस। अब एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि इन सबके पहले वर्ड दैट इज जीनस क्या है, सिमिलर है। तो इसका मतलब बेटा ये एक ग्रुप में आते हैं, सेम जीनस में आते हैं, मींस इनके अंदर काफी सिमिलैरिटीज है, तभी तो इनको एक ग्रुप में डाल दिया, एक जीनस में डाल दिया। तो इन सबका जीनस क्या है, इन सबका जीनस है बेटा पैंथेरा। ठीक है, चलो और साइंटिफिक नेम्स देखते हैं। अब बात करते हैं चूहे की। ये रहा चूहा, बड़ा ही परेशान करता है, ठीक है, घर में तबाही ला देता है। ठीक है, तो रेट का साइंटिफिक नेम है रेटस। नेक्स्ट है गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है गोरिल्ला। कोबरा, ये है कोबरा। ठीक है, कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा। तो यहाँ पे बच्चा ये भी ऐसे भी नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है कि जीनस और स्पीशीज सेम हो। यहाँ पे रेट में आपने क्या देखा, जीनस को भी रेटस बोलेंगे, स्पीशीज को भी रेटस बोलेंगे। गोरिल्ला में गोरिल्ला। सेम ऐसे ही कोबरा का जीनस भी नाजा और स्पीशीज भी नाजा। तो ऐसे भी नॉमेनक्लेचर हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब बेटा क्या है, केवल ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। जैसे अभी हमने देखा कि लाइन, लीपर्ड,
पैंथर, इनमें क्या थे, काफी सिमिलैरिटीज थी, तो इनको एक ग्रुप में डाल दिया, डेट इज पैंथेरा, मींस एक जीनस में डाल दिया। तो केवल एक ग्रुप में डालने से तो काम नहीं चलेगा ना, ठीक है। ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। हमें एक के अंदर एक के अंदर एक नाम डालने पड़ेंगे। अब नाम तो डालने पड़ेंगे, उसके साथ साथ बेटा हमें ग्रुपिंग भी तो करनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूं कि आपके अर्थ में, मतलब आपका नहीं, हम सबका अर्थ है, ठीक है, हमारी ये जो अर्थ है इस पे 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म है जो नोन है, जो डिस्कवर कर चुके हैं और उनकी नेमिंग कर चुके हैं। अब मैं बोलूं कि एक काम करना है बच्चा, आप सबको इनकी स्टडी करनी है, तो आप क्या कर पाओगे? बोलोगे मैम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, कैसे हम स्टडी करेंगे? आप एक काम करो, आप इनको ना एक ग्रुप में डाल दो, अलग अलग ग्रुप में, और आप इनको ना हम कॉमन कैरेक्टर्स बता दो इनके, तो हमारे लिए थोड़ा इजी होगा याद करना। तो इसीलिए बेटा क्या किया गया, इनकी ग्रुपिंग की गई, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि पैंथेरा है, ठीक है, कि अगर सपोज बात करते हैं मैमल्स की, चलो मैमल्स की बात करते हैं, मैमल्स है बच्चा, ठीक है, तो बहुत सारे मैमल्स है। मैंने क्या किया, ठीक है, रैट को, अपने आप को, एलिफेंट को, इन सबको एक ग्रुप में डाल दिया, तो ये सब बेटा किस में आ जाते हैं, मैमल्स में आ जाते हैं। तो इनकी कॉमन करेक्टर्स क्या थे, इनके कॉमन करेक्टर्स थे कि इन सब की स्किन पे क्या है, हेयर्स हैं, और सबके पास क्या होते हैं, मैमरी ग्लैंड होते हैं जो मिल्क सिक्रीट करते हैं, मिल्क बनाते हैं। तो ये कॉमन करेक्टर्स हो गए। अब जो जो करेक्टर्स जिन जिन के पास है उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया, तो हमने क्या कर दी बच्चा, हमने कर दी ग्रुपिंग, ठीक है। अब ये जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो हम ये कैसे ग्रुपिंग करेंगे, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए उसके करेक्टर्स पता करने पड़ेंगे, हमें उनके डिस्क्रिप्शंस देखने पड़ेंगे, हमें उन करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये करेक्टर तो इस वाले ग्रुप से मैच कर रहा है, ये करेक्टर तो इस वाले ग्रुप से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग करने के बाद हमें उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालना पड़ेगा कि हमारे पास पहले से बिल्लियों का एक ग्रुप था, अब एक नई टाइप की बिल्ली आई है, ठीक है, इसके करेक्टर्स तो इन बिल्लियों से मैच कर रहे हैं, तो हमने उसको उठा के उन बिल्ली वाले ग्रुप में पटक दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन कर देंगे, और बाद में बच्चा हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इनकी नेमिंग कर देंगे, मींस नॉमेनक्लेचर कर देंगे। तो ये जो स्टडी है साइंस का वो पार्ट, ठीक है, जिसमें बेटा क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो यही क्या हुआ, यही हुआ बेटा टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो भाई टैक्सोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की बच्चा वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं। इनके फादर कौन थे, कौन ये टैक्सोनॉमी लेके आया, ये लेके आए कैरोलस लीनियस, ठीक है। बहुत सारी चीजें कैरोलस लीनियस लेके आए हैं। अब कैसे ये इस वर्ड को लेके आए, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को बेटा ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, मतलब टैक्सस, एक ग्रीक वर्ड है डेट इज टैक्सस, और नोमस, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, टैक्सोनॉमी बन गया। टैक्सस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमस का मतलब होता है नेमिंग या फिर रूल। अब चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूं। आप क्या हो, आप बहुत लेजी पर्सन हो, आप क्या करते हो, जो भी चीज उठाते हो वहीं के वहीं रख देते हो, ठीक है। बस क्या किया, आपके कपड़े, सॉक्स, ठीक है, हेयर बैंड, कॉम, शूज सब एक जगह पड़े हैं, सब चेयर पे पड़े हैं, ठीक है। जब चेयर की जरूरत हुई वो ढेर उठा के बेड पे रख दिया, जब बेड की जरूरत हुई वो ढेर उठा के चेयर पे रख दिया। आपकी मम्मी आई, आपकी मम्मी ने बोला तुझसे तो कुछ होगा नहीं, एक काम करती हूँ मैं ही अलमीरा अरेंज करती हूँ। तो मम्मी आई, मम्मी ने अलमीरा अरेंज की। अब उसमें अलमीरा में बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने सेक्शंस में वो चीजें रख दी, जैसे नीचे वाला सेक्शन है उसमें शूज ही रखे जाएंगे, ऊपर ये साइड वाला सेक्शन है इसमें केवल पार्टी वियर कपड़े रखे जाएंगे, ये वाला जो सेक्शन है इसमें केवल घर वाले कपड़े रखे जाएंगे, ये छोटा सा सेक्शन है इसमें सॉक्स रखे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके क्या किया, मम्मी ने कुछ रूल्स बना दिए, ठीक है, कि ये वाली चीज यहीं रखी जाएंगी, ये वाली चीज ऐसे ही अरेंज की जाएंगी। तो अरेंज करने के लिए बेटा कुछ रूल्स बनाए, ठीक है। तो सेम ऐसे ही बच्चा टैक्सोनॉमी में होता है।
टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम चीजों को अरेंज करते हैं कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग कि उनको ऐसे ही क्लासिफाई किया जाएगा, यहीं उसको रखा जाएगा, यहीं उसको अरेंज किया जाएगा। तो देखो टैक्सोनॉमी में क्या आता है, टैक्सोनॉमी में आता है DICN। चलिए DICN को समझते हैं। डी का मतलब होता है बेटा डिस्क्रिप्शन। हमने सपोज कोई एक नया ऑर्गेनिज्म देखा, ठीक है, हम उस नए ऑर्गेनिज्म को देखेंगे और हम उसके डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, हम उसके कैरेक्टर्स देखेंगे कि अच्छा इसकी स्किन पे हेयर्स हैं, अच्छा इसके पास मैमरी ग्लैंड है, ठीक है, अच्छा इसकी स्किन सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिए, कुछ डिस्क्रिप्शंस देख लिए, कुछ कैरेक्टर्स देख लिए। उन कैरेक्टर्स को बेटा हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ इसके कैरेक्टर्स ना, हमारे पास पहले से एक ग्रुप है दैट इज मैमल्स, जिसमें इंसान आ जा रहे हैं, जिसमें रैबिट आ जा रहे हैं, जिसमें हॉर्स आ जा रहा है, ठीक है। तो इससे कैरेक्टर्स मैच करते रहे हैं। तो हमें क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को उठा के उस मैमल वाले ग्रुप में डाल देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, पहले हमने डिस्क्रिप्शन देखा उसका, उस डिस्क्रिप्शन को बेटा आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम उसको मैमल्स के ग्रुप में डाल दे रहे हैं। और ग्रुप में डालने के बाद हमने उसकी क्या कर दी, नेमिंग कर दी, नॉमेनक्लेचर कर दिया। तो बेटा ये जो DICN है, यही क्या है, टैक्सोनॉमी है, कि हम कैसे कुछ रूल्स बनाए हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, कैरस लीनियस ने टैक्सोनॉमी बता तो दी, अब टैक्सोनॉमी के चीज अकॉर्डिंग चीजें हो रही थी। फिर कैरस लीनियस को थोड़ी देर बाद होश आया कि नहीं यार, कुछ मिसिंग है इसमें, केवल DICN से तो काम नहीं चलेगा, हमें इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा, तब परफेक्ट होगा। तब बेटा कैरोलस लीनियस क्या लेके आए, सिस्टमैटिक्स लेके आए। तो सिस्टमैटिक्स भी कैरोलस लीनियस ही लेके आए हैं। अब सिस्टमैटिक जो वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन में सिस्टमा, सिस्टमा होता है ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट, बात वही है, चाहे ग्रीक हो चाहे लैटिन हो, बात वही है, चीजों का अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें भी बेटा क्या किया, DICN को यूज किया कि वही हम सेम, टैक्सोनॉमी में क्या था बेटा, DICN था, हम वही क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनका क्लासिफिकेशन कर देंगे और उसके बाद उनका नॉमेनक्लेचर कर देंगे। पर केवल इतने से तो काम चलेगा नहीं, हमें उसमें बेटा क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें उसमें फाइलोजेनी भी ऐड करनी पड़ेगी। सो बात ये आती है, आप बोलोगे मैम ये फाइलोजेनी क्या है, तो फाइलोजेनी होता है बच्चा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब कि हम कितना सिमिलर हैं, क्या हमारे पूर्वज सेम हैं या अलग हैं, अलग हैं तो कितने अलग हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, DICN क्या है, DICN है टैक्सोनॉमी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर बच्चा मैं टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनी ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा सिस्टमैटिक, ठीक है। तो यही कैरोलस लीनियस ने बताया था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चा ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, कैसे अरेंज कर रहे हैं, हम बच्चा उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, देन उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद हम लास्ट में उसका क्या रख देंगे, नाम रख देंगे। और ये सारी चीजें तो हम देखेंगे, पर साथ में हम किसको भी देखेंगे, हम उनकी फाइलोजेनी को देखेंगे, हम उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखेंगे, ठीक है। चलो अब लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। अब बात वही आ जाती है कि मैम क्या हम सीधा एक ग्रुप में डाल दें तो काम चल जाएगा, जैसे आपने अभी अभी बताया कि उनके
बॉडी पे क्या थे, हेयर्स थे, उनके पास मैमरी ग्लैंड थे। तो हमने क्या किया, उनको ना मैमल्स में डाल दिया, तो केवल इससे काम चल जाएगा, इतना ग्रुपिंग से काम चल जाएगा? नहीं, इतनी ग्रुपिंग से काम नहीं चलेगा। मैम ने अभी अभी ये भी बताया था कि ये जो बेटा क्लासिफिकेशन करते हैं ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, हम इनकी हायरार्की लेते हैं और हायरार्की में हम क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। नहीं आया ना समझ? चलो बताती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ बच्चा। सपोज, ठीक है, हम बात करते हैं इस अर्थ की, या फिर चलो शुरुआत करते हैं नीचे से। आप बेटा, आप में से कोई होगा, ठीक है, इंदौर से बिलोंग करता है या भोपाल से बिलोंग करता है। भोपाल को ले लेते हैं, ठीक है, भोपाल, ठीक है, आसपास के बाकी एरिया को मिला दो तो मिलके बेटा क्या बन जाता है, एक स्टेट बन जाता है। भोपाल को मिला दो, इंदौर को मिला दो, सतना को मिला दो, आप बाकी सिटीज वगैरह को मिला सकते हो। ये सारे बेटा आसपास के सिटी मिलके क्या बनाते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। अब एमपी स्टेट है, एमपी को मिला दो, आसपास राजस्थान को मिला दो, यूपी को मिला दो, ठीक है, और महाराष्ट्र को मिला दो, तो आसपास के हमने बाकी स्टेट भी मिला दिए, तो सारे स्टेट मिला के, आसपास के सारे स्टेट मिला के क्या बन गया बेटा, कंट्री बन गया। अब कंट्री क्या है, इंडिया है। इंडिया को ले लो, आसपास का पाकिस्तान ले लो, चाइना ले लो, इन सारे आसपास के बेटा कंट्री को मिला दिया और ये सारे कंट्रीज मिलके क्या बन चुके हैं, कॉन्टिनेंट बन चुके हैं। और ऐसे बेटा एक कॉन्टिनेंट, ये एशिया हो गया, एशिया ले लो, बाकी और कॉन्टिनेंट ले लो, ये सारे कॉन्टिनेंट ने मिलके क्या बना लिया, ये पूरी अर्थ बना ली। ठीक है, तो सेम ऐसे ही बच्चा इन क्लासिफिकेशन, तो ये क्या होगी, ये एक हायरार्की हो गई ना, एक क्या हो गई, सीढ़ियां हो गई। सबसे नीचे सीढ़ी कौन सी थी बेटा, भोपाल थी, और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी कौन सी है, अर्थ है। तो हम यहाँ पे भी क्या देखते हैं, हायरार्की देखते हैं, सीढ़ियां देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चा यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। वही, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बेटा इन्वॉल्व होती है हायरार्की ऑफ स्टेप, स्टेप्स, बहुत सारी स्टेप्स बेटा, सीढ़ियों की एक एक स्टेप क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है या एक रैंक रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने बेटा अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हर एक स्टेप क्या हो गया, एक स्टेप इंदौर, दूसरा स्टेप एमपी, तीसरा स्टेप इंडिया, चौथा स्टेप एशिया, एशिया के बाद क्या, नेक्स्ट स्टेप अर्थ। तो ये क्या है, एक एक स्टेप है, और हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक स्टेप बता रहा है कि ये एक कैटेगरी है, ये एक रैंक है। ठीक है, चलो अब हम वापस बायो में आ जाते हैं, बायो के अकॉर्डिंग चीजों को देखते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये है एक कैटेगरी, और ये कैटेगरी टैक्सोनॉमी में देखी जा रही है, इसलिए हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो सारी कैटेगरी मिलके बेटा क्या बना लेती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना लेती हैं। ठीक है, चलो हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास बेटा टोटल 7 क्या है, कैटेगरीज है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। अब एक ट्रिक बताती हूँ छोटी सी याद करने की, कैसे याद कर सकते हो। कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फिश गेट सिक। भाई पॉट को क्लीन रखो वरना फिश बीमार पड़ जाएंगी। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग बेटा इसी निमोनिक का यूज करके हम याद करेंगे अपनी कैटेगरीज। ठीक है, तो कीप में की के आ रहा है, के मीन्स किंगडम। पॉट्स में पी आ रहा है, पी मीन्स फाइलम। क्लीन में सी आ रहा है, सी मीन्स क्लास। अदरवाइज में ओ आ रहा है, ओ मीन्स ऑर्डर। फैमिली, फिश में एफ आ रहा है, एफ मीन्स फैमिली। गेट्स में जी आ रहा है, जी मीन्स जीनस। सिक में एस आ रहा है, एस मीन्स स्पीशीज। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, 7 कैटेगरीज है। ठीक है, और जो हमारी स्पीशीज है वही क्या है, इस पूरे क्लासिफिकेशन की यूनिट है। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे यूनिट है। तो हम शुरुआत ही करते हैं बच्चा स्पीशीज से। तो स्पीशीज है क्या, वो इंडिविजुअल बेटा, वो इंडिविजुअल का ग्रुप जिनमें क्या है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं, वही क्या होती हैं, स्पीशीज होती हैं।
जैसे मैं, जैसे आप, हम में क्या है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हो, और हमारा ये जो ग्रुप है इनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज है, सारे बेटा एक जैसे ही हैं। अब आप बोलोगे मैम एक जैसे तो नहीं है, किसी की नाक पतली है, किसी की नाक मोटी है, पर हम सबके पास नाक तो है ना, हम सबके सिस्टम्स तो एक तरीके से काम करते हैं, हम सबकी एनाटॉमी भी एक जैसी है, तो हम में क्या है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है। तो हम सब बेटा किस में आ जा रहे हैं, हम स्पीशीज में आ जा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम मेरे पास भी नाक है, मेरी जो कैट है उसके पास भी नाक है, तो हम क्या सेम स्पीशीज में आ जाएंगे? भाई नाक तो है, पर उसके अलावा क्या बाकी आपके सिस्टम्स एक जैसे हैं? क्या आपकी एनाटॉमी एक जैसी है? नहीं ना। तो आप में फंडामेंटल सिमिलरिटीज तो नहीं है, हम में फंडामेंटल सिमिलरिटीज है, तो हम किस में आ जाएंगे, सेम स्पीशीज में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ स्पीशीज का। जो स्पीशीज होती है बेटा वो एक दूसरे से अलग होती है, मतलब एक ग्रुप स्पीशीज का, मतलब हमारा एक ग्रुप है स्पीशीज का, उसके अलावा कोई और तरह की स्पीशीज होंगी, उनका एक अलग ग्रुप, उन सब में क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, थर्ड, जो बेटा स्पीशीज होते हैं, जब वो स्पीशीज ब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग यूज करते हैं। फर्टाइल यहाँ पे वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। क्यों? फर्टाइल का मतलब होता है बेटा वो ऑर्गेनेज जो आगे जाके फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अब अगर मैं हाइब्रिड बनवा दूं, अगर मैं ब्रीड करवा दूं एक हॉर्स में और एक डंकी में, हॉर्स एक अलग स्पीशीज है, डंकी गधा एक अलग स्पीशीज है, पर मैंने क्या किया, मैंने गधा और घोड़े का क्या करवा दिया, ब्रीडिंग करवा दी। ब्रीडिंग करवाने के बाद चलो उन्होंने रिप्रोडक्शन कर लिया, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लिया, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, उसको बोलते हैं म्यूल, खच्चर। पर क्या वो खच्चर फर्टाइल है? क्या वो खच्चर फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकता है? क्या वो खच्चर फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर हमें और खच्चर चाहिए तो हम उस खच्चर का रिप्रोडक्शन नहीं करवा सकते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक हॉर्स लेना पड़ेगा, एक घोड़ा लेना पड़ेगा, एक गधा लेना पड़ेगा, वापस उसका हाइब्रिड बनवाना पड़ेगा, फिर खच्चर बनेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सेम स्पीशीज के होते हैं, जब वो ब्रीडिंग करते हैं तो वो एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग कैसा होता है बच्चा, फर्टाइल होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग सारे सेम स्पीशीज पे आते हैं, तो अगर ह्यूमन बींग्स आपस में ब्रीड करें, रिप्रोड्यूस करें, तो वो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करेंगे वो कैसा होगा, फर्टाइल होगा। अब वो अलग बात है, कुछ फिजियोलॉजिकल कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो फर्टाइल नहीं है, पर वैसे फर्टाइल होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे बच्चा हमारे 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं 3 नहीं 4 ही पॉइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज है उनको स्पीशीज बोलते हैं। नेक्स्ट, एक जो बेटा ग्रुप है स्पीशीज का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्लोजली रिलेटेड दूसरी स्पीशीज के कंपैरिजन। नेक्स्ट, वो क्या कर सकते हैं, इनब्रीड कर सकते हैं फ्रीली नेचर में और प्रोड्यूस कर सकते हैं एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, जो इंडिविजुअल का ग्रुप होता है, जो पॉपुलेशन होती है जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। आई होप आप सभी को स्पीशीज समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं जीनस पे। जीनस क्या है? अगर बच्चा मैं एक जैसी स्पीशीज को मिला दूं, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, जीनस बोलेंगे। चलो आओ समझते हैं होता क्या है। एक बेटा स्पीशीज है, जैसे पटैटो है, पटैटो एक अलग स्पीशीज है, बैगन बैगन एक अलग स्पीशीज है, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज है, बट इन दोनों में क्या है, इन दोनों स्पीशीज में बेटा काफी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, इनमें बेटा काफी, आप बोलोगे मैम बैगन तो अलग दिखता है, आलू तो अलग दिखता है, भाई बस देखने में ही नहीं, उसकी एनाटॉमी कैसे करके वो प्रोड्यूस हुए हैं, अगर जब ये सारी चीजें देखोगे तो उनमें क्या है बेटा, काफी सिमिलैरिटीज है। तो पटैटो एक अलग ग्रुप हो गया, बैगन ब्रिंजल एक अलग ग्रुप हो गया, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, पर बेटा ये वाली जो स्पीशीज और ये वाली जो स्पीशीज है इनमें काफी सिमिलैरिटीज है, तो इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया,
तो ये जो एक ग्रुप बना है ना, यही क्या है, जीनस है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जब बच्चा हम एक जैसी काफी सिमिलर स्पीशीज का जो ग्रुप होता है जिनमें काफी कैरेक्टर सिमिलर हैं, उनको क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिया जैसे पटेटो और ब्रिंजल, ये क्या है, दो डिफरेंट स्पीशीज है, बट बेटा ये दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए ये दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करती हैं, दैट इज सोलेनम। तो इनका बेटा जीनस क्या है, सोलेनम। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने बेटा थोड़ी देर पहले भी बात की थी पैंथर की, लाइन की, टाइगर की। तो क्या था, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा पैंथेरा पैंथेरा क्या थे, कॉमन जीनस थे। तो इसका मतलब बेटा टाइगर एक अलग स्पीशीज है, लाइन एक अलग स्पीशीज है, बट इन दोनों में काफी सिमिलरिटीज है, इन दोनों स्पीशीज में बेटा काफी सिमिलरिटीज है, इसीलिए इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया, एक जीनस में डाल दिया, दैट इज पैंथेरा। यहां भी बच्चा वही एग्जांपल दिया गया है, जैसे लाइन पैंथेरा लियो, लीपर्ड पैंथेरा पार्डस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, इनका बेटा कॉमन जीनस है, दैट इज पैंथेरा। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि स्पीशीज क्या है, एक अलग ही इंडिविजुअल है जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज है। जब बेटा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का जब ग्रुप बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। अब आते हैं फैमिली पे। अब जब एक जैसे जीनस होते हैं, जब बेटा उन जीनस में सिमिलैरिटीज दिख जाने लगती हैं तो उनका भी एक ग्रुप बना देते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। जैसे बेटा एक जीनस था सोलेनम, जिनके अंदर क्या आ जा रहे थे, आलू कचालू आ जा रहे थे, बैगन आ जा रहा था। ठीक है, दूसरा बेटा पेट्यूनिया एंड धतूरा, ये क्या है, तीन अलग अलग जीनस हैं, पर इन तीनों जीनस में भी बेटा सिमिलैरिटीज हैं। भले ही इतनी सिमिलैरिटीज नहीं है जितने आलू और किसमें है, ब्रिंजल में है, जितने पी में है। ठीक है, उतनी सिमिलैरिटीज तो नहीं है, पर फिर भी सिमिलैरिटीज तो है ना। तो इसीलिए बेटा इन तीनों को एक ग्रुप में डाल दिया, एक फैमिली में डाल दिया, दैट इज सोलेनेसी। तो इन तीनों को बेटा सिंगल फैमिली में डाल दिया, दैट इज सोलेनेसी। अब एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं। एनिमल में बेटा एक जीनस था पैंथेरा, जिसमें क्या आ जा रहे थे, जिसमें बेटा टाइगर्स आ जा रहे थे, लाइन आ जा रहे थे, लीपर्ड आ जा रहे थे। दूसरा बेटा एक जीनस ले लिया फैलिस, फैलिस में बेटा बिल्लियां आ जाती हैं। ठीक है, पर फिर भी देखो बिल्लियों में, लाइन टाइगर में सिमिलैरिटीज हैं, भले ही बिल्ली बिल्ली वाली सिमिलैरिटीज नहीं है, जितनी सिमिलैरिटीज एक टाइगर और लीपर्ड में है भले ही उतनी सिमिलैरिटीज नहीं है, पर फिर भी सिमिलैरिटीज तो है ना। तो इन दोनों जीनस को बेटा सेम फैमिली में डाल दिया, दैट इज फैलिडे, फैलिडे फैमिली में डाल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब बेटा सिमिलैरिटी होती है जो फैमिलीज में, तो उसको फर्दर एक ग्रुप में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं, ऑर्डर में डाल देते हैं। तो सारी फैमिलीज बेटा जिनमें क्या है, सिमिलैरिटीज है, भले ही फ्यू सिमिलैरिटीज हैं, पर है तो इसीलिए बच्चा इन सबको किस में डाल दिया, एक ग्रुप में डाल दिया, और वो ग्रुप क्या है, ऑर्डर है। जैसे फैलिडे क्या है, एक फैमिली है। ठीक है, दूसरी बेटा फैमिली आ जाती है कैनिडे, जिसमें कुत्ते आ जाते हैं। तो भाई इनमें क्या है, थोड़ी तो सिमिलैरिटीज है ना, ये भी चार पैरों पे चलते हैं, वो भी चार पैरों पे चलते हैं, तो इनमें कुछ तो सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, ये भी क्या है, कार्निवोर्स हैं। तो इनको बेटा एक ग्रुप में डाल दिया, एक ऑर्डर में डाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सिलसिला चलता जाएगा। जब बेटा ऑर्डर में काफी सिमिलैरिटीज होती हैं तो उनको क्या डाल देते हैं, एक क्लास में डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑर्डर था एक प्राइमेट। ठीक है, प्राइमेट में बच्चा कौन कौन आ जाता है, मंकी आ जाते हैं, गोरिल्ला आ जाता है, गिबॉन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक है कार्निवोरा, जिसमें बिल्लियां आ जाती हैं, जिसमें शेर आ जाता है, चीता आ जाता है। तो इनमें क्या है, सिमिलैरिटीज है।
अब भले ही थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं, पर है तो इन सब के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सब के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब क्या करते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं, इन सब के पास क्या है, इन सब की स्किन क्या है, हेयरी है, इन सब के पास मैमरी ग्लैंड है, मिल्क बना रहे हैं। भाई बिल्लियां भी बना रही हैं, शेर भी बना, मतलब शेरनी भी बना रही है, उसके अलावा बंदर भी बना रहा है, जो बंदर नहीं, बंदरिया बोलते हैं ना, ठीक है, वो भी बना रही है। तो इनमें भी क्या है बेटा, सिमिलैरिटीज तो है ना, भले ही थोड़ी सिमिलैरिटीज हो। तो इनको बेटा एक क्लास में डाल दिया, दैट इज मैमेलिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा फाइलम पे। जब सिमिलर क्लास होती हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, दैट इज फाइलम। तो बेटा जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सब एक ग्रुप में आ जाएंगे, सारी की सारी क्लासेस बेटा। अब वो चाहे मैमल क्लास हो, चाहे वो बर्ड वाली क्लास हो, चाहे वो रेप्टाइल्स वाली क्लास हो जिसमें स्नेक वगैरह आ जाते हैं, टॉर्टोइज आ जाते हैं, है तो सब एनिमल ना, तो इनको एक फाइलम में डाल दिया, दैट इज एनिमेलिया। ठीक है, बात समझ आई। अब यहाँ पे बच्चा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप क्या रखोगे याद, कि जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करेंगे बेटा फाइलम, पर जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वहां पे हम फाइलम वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पे वर्ड हम यूज करेंगे बेटा डिवीजन। ठीक है वही ही। जब सिमिलर क्लास होती हैं तो सारी सिमिलर क्लास को बेटा हम क्या बोल देते हैं, डिवीजन बोल देते हैं। जैसे सारे प्लांट बेटा एक डिवीजन में आ जाते हैं। अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो सारे एनिमल्स एक फाइलम में आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सारे फाइलम बेटा एक किंगडम में आ जाते हैं, जैसे किंगडम एनिमेलिया, जैसे किंगडम प्लांटे। ठीक है, तो किस में आ गए बेटा, एक किंगडम में आ गए। बात समझ आई, बात समझ आई बच्चा। तो यहाँ पे एक किंगडम बन गया। तो हमने यहाँ पे हायरार्की में क्या देखा, शुरुआत हो रही थी बेटा एकदम बेसिक से, स्पीशीज से। तो इसीलिए हम स्पीशीज को क्या बोल रहे थे, फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट बोल रहे थे इस पूरी क्लासिफिकेशन की। तो शुरुआत हुई कुछ स्पीशीज से, कि हर एक इंडिविजुअल क्या है, एक स्पीशीज है। जब बेटा सिमिलर स्पीशीज को मिला दें तो वो क्या बन जाता है, जीनस बन जाता है। जब हम सिमिलर जीनस को मिला दें तो एक फैमिली बन जाती है। जब हम सिमिलर फैमिली को मिला दें तो एक ऑर्डर बन जाता है। जब हम सिमिलर ऑर्डर को मिला दें तो एक क्लास बन जाती है। और जब हम सिमिलर क्लासेस को मिला दें तो एनिमल के केस में फाइलम बन जाता है एंड प्लांट के केस में डिवीजन बन जाता है। और सारे फाइलम को मिला दे, सारे डिवीजन को मिला दे तो क्या बन जाता है, एक किंगडम बन जाता है। ठीक है, तो ये थी बेटा हायरार्की। हायरार्की में हमेशा आप याद रखोगे कि शुरुआत होगी स्पीशीज से। स्पीशीज क्या है, बेसिक यूनिट है, और खत्म कहाँ हो रहा है, किंगडम पे खत्म हो रहा है। ठीक है, चलो तो यही था बेटा आपके लिविंग वर्ल्ड में। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के। और यही बेटा बेसिक्स काम आने वाले हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसके नेक्स्ट 2 चैप्टर दैट इज किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय 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 बाय।